हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में जो रिसेंटली सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे, जो 10/9/2021 4:30 PM टू 6:30 PM की शिफ्ट में हुआ था। और जितने भी कैंडिडेट हैं यही बोल रहे थे कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड लेवल का है, बट ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम इतना हार्ड लेवल का नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और हम सब क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे। फिर आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर हार्ड था। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेन्युगिनोजा इज ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच लेनिगो हेयर परसिस्ट और आर ओवर प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ। जो बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उसको हम लेनिगो बोलते हैं। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि जो लेनिगो हेयर्स है उसका क्या हो जाना, ओवर प्रोड्यूस हो जाना थ्रू आउट लाइफ। इसको हम क्या बोलेंगे? ये ऑप्शन आपके सामने है। हमें अगर राइट आंसर नहीं पता है, फिर भी हमें सबको पता है कि जो ओवर जो प्रोडक्शन होता है या ओवर कोई चीज़ होती है उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, हाइपर टर्म यूज़ करते हैं। अगर हमें राइट आंसर नहीं पता है फिर भी हम यहाँ पे सिंपली जिसमें हाइपर वर्ड आ रहा है, टर्म आ रही है, उसको डायरेक्ट हम हाइपर ट्राइकोसिस को राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बिना राइट आंसर जाने फिर भी हम हाइपर ट्राइकोसिस को राइट आंसर कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता है कि हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब ओवर प्रोडक्शन ऑफ लेनिगो हेयर्स होता है, फिर भी हम इसको राइट कर सकते हैं। एक और तरीका है, जो सोमा वर्ड होता है, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्लिप के लिए। जो ये वर्ड है ट्राइपेनोसोमा, इसका मतलब क्या है? स्लिपिंग सिकनेस। तो इसका मतलब क्या है? स्लिपिंग सिकनेस है, और ये क्या है? हमारे कॉजेटिव एजेंट्स है। तो हमारा क्या राइट आंसर बचता है? हाइपर ट्राइकोसिस। और हाइपर वर्ड देख के हम टर्म देख के डायरेक्ट राइट आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे वन द ओवम फर्टिलाइज टू फॉर्म ए। जो वन डे जो ओवम फर्टिलाइज होता है वो क्या बनाता है? तो सबको पता है, जो फीमेल का ओवम होता है और जो स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म जो होता है, वो क्या होते हैं? मिलके फर्टिलाइज होते हैं। और वो क्या बनाते हैं? फर्टिलाइज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं फर्स्ट डे। ठीक है, सबको ही पता है ये बात कि फर्स्ट डे पे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जाइगोट होगा। वन डे पे पूछा है तो ब्लास्टोसिस्ट और यॉर्क सैक तो होगा ही नहीं, वन डे पे तो ये फॉर्म होती ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? एम्ब्रियो क्या है हमारा? 8 वीक पे बनता है। ठीक है, 8 वीक पे क्या बनता है? हमारा एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट क्या है हमारा? फर्स्ट डे का है। सो राइट आंसर इज 1, जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, if vomiting is severe causing women to lose fluid and weight, it may indicate a condition called। फिर से वही है, आपने ये तो पता ही होगा आपको कि हाइपरटेंशन क्या है। ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना इसे हाइपरटेंशन क्यों बोलते हैं? जब ब्लड प्रेशर सीवियर हो जाता है, हाई हो जाता है, इसलिए हम उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपर का वर्ड जो टर्म है उसका मतलब ही यही होता है, ओवर प्रोडक्शन, सीवियर कंडीशन इज ए हाइपर। तो यहाँ पे भी अगर हमें नहीं पता है कौन सा राइट आंसर है, फिर भी हम हाइपर देखकर हाइपर एमेसिस ग्रेविडम लगा सकते हैं राइट आंसर। सभी को मोस्टली सिंपल सा टर्म है हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, जो वॉमिटिंग सीवियर हो जाती है प्रेगनेंसी में, उसको बोलते हैं। फिर भी हमें नहीं पता, तब भी हम बिना राइट आंसर जाने फिर भी हम यहाँ पे डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम इज ए सीवियर वॉमिटिंग। ठीक है, सब जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको इतना ज़रूर पता होगा कि हाइपरटेंशन हम क्यों बोलते हैं। हाइपरटेंशन बीपी का हाई हो जाना, किसी चीज़ का सीवियर हो जाना, हाई हो जाना, ओवर हो जाना इज ए टर्म यूज हाइपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट आंसर टिक कर सकते हैं। इतना इजी पेपर नहीं हो सकता, इससे इजी क्या पेपर होगा? ठीक है, ये कोई हार्ड लेवल पेपर नहीं है, हार्ड पेपर इसको हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज फॉर्म बाय द हिप बोन इन फ्रंट एंड द साइड एंड बाय द सेक्रम एंड द कॉकेक्स बिहाइंड। इसमें पूछा है ऐसी कौन सी बोन है जिसकी क्या है? फॉर्म बाय द हिप बोन से मिलकर बनी है फ्रंट में, उसके साइड से क्या है? सेक्रम है, और बिहाइंड क्या है? कॉकेक्स है। तो सबको ही पता है जो हिप बोन है, सेक्रम है, कॉकेक्स है, ये पेल्विस बोन में होती है।
ऐसा तो हो नहीं सकता ना, फीमर बोन में हमारी कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो बोल दे आपकी हिप बोन, सैक्रम और कोकेक्स आपकी फीमर में होती है या फिबुला में होती है, फेलेंजिस में होती है। सबको ही पता है पेल्विस में होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं से भी मैंने बनाए नहीं है, ये आपका आंसर की डाउनलोड की है मैंने एक स्टूडेंट की, तो आप खुद आंसर की डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद बताना कि कितना हार्ड लेवल का एग्जाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द फीमेल हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें पूछा है जो फीमेल हार्मोनल है और रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किस बायोलॉजिकल सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपके सामने है। आई होप ये मोस्टली स्टूडेंट जो कैंडिडेट हैं उनको इनका राइट आंसर नहीं पता होगा। ऑसिलेटिंग होता है। ऑसिलेटिंग क्या है, जो आपका ये बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, कितने इसमें आपकी कितनी साइकिल होती है, 12 होती है टोटल। ये जो ऑसिलेटिंग है ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है, इसकी इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स है। इसका ये करेक्टाइज क्या होती है, इसमें क्या होता है, पीरियोडिक चेंज होता है। तो सबको पता है जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें क्या होता है, पीरियोडिक चेंज होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑसिलेटिंग। ओके, एक आपका क्वेश्चन अभी, इससे पहले जो 4 क्वेश्चन थे उसमें हम कहीं से नहीं बोल सकते कि वो कोई नर्सिंग स्टूडेंट उसको गलत कर सकता है। एक क्वेश्चन अभी तक आपका हार्ड आया है, ओके। अगर फिर भी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अगर ये माइंडेड कोई थोड़ा भी नर्सिंग स्टूडेंट जो स्टडी की होगी आपने, इसको राइट आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी इज एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है, और इनफर्टिलिटी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है। तो फर्टिलिटी के इंडिकेटर पूछे हैं, ये डिफरेंट है इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी का। फर्टिलिटी के इंडिकेटर पूछे हैं, क्या हो सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द साइकिल लेंथ, तो ये कहीं से भी आपका कोई इफेक्ट नहीं देगा। चेंज इन द सर्विक्स आपका इनफर्टिलिटी कॉज नहीं कर सकता। द वेकिंग टेम्परेचर, नॉट ये, बट ड्राइनेस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, क्या होगा, जो स्पर्म की मोबिलिटी है, सिंपल सा मतलब है, जो स्पर्म मोबिलिटी करता है वो नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये फर्टिलिटी का इंडिकेटर नहीं हो सकता, ठीक है। जो सर्वाइकल म्यूकोसा ड्राइनेस होता है वो क्या कॉज करेगा, इंक्रीज टाइम टू टेक प्रेगनेंसी, ओके। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम राइट आंसर टिक कर सकते हैं। इसके लिए हम उसे एडवाइस करेंगे, ड्रिंक द प्लेंटी ऑफ वाटर्स, ठीक है, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए हम उसे एडवाइस देंगे। ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा इज ए नॉट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी, इज ए इंडिकेटर ऑफ इनफर्टिलिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज द स्पर्म एंड द अनफर्टिलाइज्ड oocyte। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे क्या बोला है, अनफर्टिलाइज्ड oocyte पूछा है। ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब कोल, देखो यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड है। मैंने अभी आपको बताया था ओवम और स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जाइगोट कैसे बनेगा, नॉट राइट आंसर। इंट्रायूट्राइन, इसमें क्या है, साथ दिया हुआ फैलोपियन ट्यूब में हम कर रहे हैं ट्रांसफर, तो इंट्रायूट्राइन कहाँ से आया, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो 8 वीक पे बनता है, जब फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो एम्ब्रियो कहाँ से आया, ओके। एम्ब्रियो कहाँ से आया, गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट्स क्या है, आपका ओवम हो गया फीमेल में, मेल में क्या हो गया, स्पर्म हो गया, इज अ गैमेट सेल्स, ठीक है। उसके बाद भी अगर ये रॉन्ग आंसर कोई करके आया है तो दैट्स नॉट फेयर। जाइगोट आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, साफ लिखा हुआ है अनफर्टिलाइज। इंट्रायूट्राइन, यूट्रस में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहीं पे ही लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है, तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहाँ से हुआ, और इन वर्टो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो तो 8 वीक पे बनता है, कहाँ से हुआ ये राइट आंसर। सिंपल सा है, हमारा राइट आंसर 3rd होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोल ऑफ ए नर्स इन मिडवाइफरी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मिडवाइफरी नर्स का एक रोल पूछा है, जो आप ऑल नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, क्या रोल है उसका। ऑप्शन 1 है टू इन्वॉल्व हेल्थ काउंसलिंग प्रेग्नेंट वुमेन ओनली। क्या मिडवाइफ का ये रोल है कि वो ओनली प्रेग्नेंट वुमेन को ही काउंसलिंग करेगी, या यहाँ पे हम ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है टू प्रमोट नॉर्मल बर्थ, एक मिडवाइफरी का नर्स का सबसे बड़ा रोल यही है कि वो नॉर्मल बर्थ को प्रमोट करे,
ऑपरेट नहीं कर सकती, ठीक है, डिलीवरी कंडक्ट नहीं करा सकती एज ए डॉक्टर, ठीक है, तो मिडवाइफरी का टू प्रमोट नॉर्मल हेल्थ इज अ सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर हमारे 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है, इससे पहले हमने ओबीजी के देखे थे, ठीक है। क्वेश्चन है इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू डील विद द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। सभी को पता है जो चिल्ड्रंस होते हैं उसके वेलफेयर रिहेबिलिटेशन के लिए कौन सी एजेंसी है? यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? एजेंसी है हमारी। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। एवरी नर्सिंग स्टूडेंट नो वेरी वेल फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ किसके लिए होता है? ऐसा तो है नहीं, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें नहीं भी पता है फिर भी हम राइट आंसर कर सकते हैं उसको। ऐसा तो है नहीं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोल दोगे आप, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल दोगे, रेड क्रॉस सोसाइटी बोल दोगे, ठीक है। यहाँ पे साफ उसी में फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है। आंसर में क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में पूछा है रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, उसमें आंसर में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अदर ऑप्शन पे टिक कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, A dash is a planner, promoter, organizer, supervisor, coordinator, evaluator, all function in PSC पे कौन करता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मेल हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर नहीं कर सकता। इनसे क्या है, ये मेडिकल ऑफिसर क्या होता है? सीनियर होता है इनसे। और हमारा जो MO है PSC पर मेडिकल ऑफिसर, वही ये सब फंक्शंस देखता है। प्लानर, प्रमोटर, ऑर्गेनाइजर वहाँ का MIC होता है, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर होता है, सीनियर होता है, सबसे सुपर सीनियर होता है PSC पे, उसी के अंडर में पूरी PSC होती है। तो सारा सिस्टम कौन देखेगा? मेडिकल ऑफिसर देखेगा, ओके। ये दोनों क्यों नहीं होंगे? जब अगर फीमेल हेल्थ वर्कर देख सकती है तो मेल हेल्थ वर्कर भी देख सकता है, तो इन दोनों में से राइट आंसर हो ही नहीं सकता। और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आपका कहाँ होता है? HWC पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे होता है, सब सेंटर पर होता है, ठीक है। ये दोनों तो आपके सिमिलर ऑप्शन हैं, अगर ये होगा तो फिर तो ये भी हो सकता है। और हाँ, यहाँ पे हमें एक ही राइट करना है, हमें नहीं पता, चलो ठीक है, मेडिकल ऑफिसर आपका PSC पे ऑल फंक्शन देखता है, हमें नहीं पता राइट आंसर, ठीक है। तो अगर फीमेल होगा तो मेल भी वर्कर देख सकता है ना, कोई भी देख सकता है, तो दोनों ही नहीं होंगे। और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आपका कहाँ होता है? आपका सब सेंटर पे होता है, HWC पे होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते हैं जिसे हम, जिसका आपने एग्जाम दिया है CHO का, ठीक है। सो राइट आंसर इज 1, मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, बट ओनली 1 क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमें नहीं आने पर हम गलत कर सकते हैं, बट 9 क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जिसको हम गलत कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आपको नहीं पता है, राइट आंसर नहीं पता, बिल्कुल नहीं आता, फिर भी हम उसको रॉन्ग नहीं कर सकते। इतना सा भी अगर हम सेंस लगाएंगे तो उसको हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन पेपर को हार्ड लेवल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रिंसिपल इज प्राइमरी हेल्थ केयर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है प्राइमरी हेल्थ केयर इम्प्लाई प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल हु रिक्वायर दैम। सभी को हेल्थ जो केयर है प्रोवाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? हम सभी को कवर कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, ठीक है। रेफरल सिस्टम क्या होता है? एक से दूसरे पे पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पे हम केयर पहुंचा रहे हैं एज ए रेफरल। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम्युनिटी के लोग। मोर ग्रुप्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने बराबर बराबर केयर दी है, सबको नहीं दी बट बराबर दी है, एज ए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी नहीं होगा। कवर कर रहे हैं हम जितनी भी वहाँ पे सर्विसेज हैं, हम सब जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट हैं, सबको हम एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा वो क्या होगा? कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी, ओके। सो राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ द हेल्थ इज नोशन, गलत लिखा है, ऑफ द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो डायमेंशन पूछे हैं, जो हेल्थ के डायमेंशन है सभी हैं, बट बॉडी से रिलेटेड कौन सा डायमेंशन है? फिजिकल इज रिलेटेड टू बॉडी, मेंटल तो आप बॉडी से रिलेटेड बोलोगे नहीं, सोशल तो बोलोगे नहीं, सोशल इज रिलेटेड टू सोसाइटी, मेंटल इज रिलेटेड टू और जो हमारे मेंटली फंक्शंस हैं उससे। स्पिरिचुअल जो आपका एक वो होता है ना, आत्म प्रेत वगैरह, उससे रिलेटेड है स्पिरिचुअल,
तो हमारा सिंपली राइट आंसर फिजिकली ही होगा, इसके अलावा हम कोई और राइट आंसर नहीं कर सकते इसमें से ऑप्शन। ओके, अगर हमें फिजिकल नहीं भी पता है बॉडी से रिलेटेड, पहली बात तो हमें सबको ही नर्सिंग स्टूडेंट को वेरी वेल नो दैट कि फिजिकल हमारा बॉडी से रिलेटेड होता है, फिर भी हम मेंटल हमारा माइंड से रिलेटेड है, हमारा ब्रेन प्रॉब्लम, सोशल हमारा सोसाइटी से, स्पिरिचुअल हमारा अलग है, फिजिकल बचा हमारा, तो वही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए डैश क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेस। आपको क्या करना है, जजमेंट करना है, पता लगाना है किसके बारे में, अबाउट इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। आपने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ी होगी, ये नर्सिंग प्रोसेस पूरी नहीं होगी, नर्सिंग प्रोसेस में तो सब कुछ आ जाता है, हमें असेसमेंट करना, हमारा डायग्नोस करना, प्लानिंग करना, गोल वैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन, सब कुछ आ जाता है। तो ये तो नहीं हो गया, यहाँ पे ओनली हमें पता लगाना है पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। तो किसी चीज़ का पता लगाना इज ए नर्सिंग डायग्नोस। पता लगाना हम क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। हम कैसे भी डायग्नोस करें, बाय टेस्ट के थ्रू कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, इसे नर्सिंग डायग्नोसिस। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट है उसको हमने जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, इसे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस तो राइट आंसर हो ही नहीं सकता, उसमें तो सब कुछ आ जाएगा, उसमें आपका असेसमेंट भी आ जाएगा, डायग्नोसिस भी आ जाएगा, प्लानिंग भी आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाएगा, एवेल्यूएशन भी आ जाएगा। 5 प्रोसेस जो है हमारी सारी आ जाएंगी इसमें। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट कर देना, जो हमने प्लानिंग किया है ट्रीटमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर देना, इसे इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या बचता है, नर्सिंग डायग्नोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट्यूट्स इज अनफाइड एंड बैलेंस इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विस। हेल्थ को क्या करना है, यहाँ पे हेल्थ सर्विस प्रमोट करना है। तो प्रिवेंटिव इज ए प्रोमोटिव ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज। जो कम्युनिटी हेल्थ पोस्टल्स है वो क्या करता है, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। तो हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स के डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज ए वर्क एज फंक्शन एज ए टीम। कैसे वर्क करती है, फंक्शन एज ए टीम वर्क करती है। ठीक है, हमारी नर्स जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है कैसे फंक्शन करती है, फंक्शन एज ए टीम। ओके, ये आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर हार्ड लेवल का नहीं है, इतना हार्ड लेवल का नहीं है कि आप इसको फाइट नहीं कर सकें। ठीक है, ओके, हम बोल सकते हैं ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को हार्ड लेवल का लगा है ये पेपर तो ठीक है, हो सकता है, बट इतना हार्ड लेवल का नहीं कि आपने पढ़ाई करने के बाद आप इसको फाइट आउट नहीं कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। देखो, फिजिकल और न्यूट्रिशनल असेसमेंट पूछा है, किसमें होगा, नॉन फिजिकल आ रहा है तो इसमें तो फिजिकल पूछा है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सोशल तो हो ही नहीं सकता। हम फिजिकल न्यूट्रिशन असेसमेंट सोशल में तो करेंगे नहीं, कम्युनिटी डाटा में भी नहीं करेंगे, तो हेल्थ से रिलेटेड होगा हमारा जो न्यूट्रिशन असेसमेंट है वो किससे रिलेटेड है, हेल्थ असेसमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, ये जीके के क्वेश्चन है। ये जीके का नहीं है, हिंदी में दे दिया है ये यहाँ पे क्वेश्चन, हिंदी में ही देख लेते हैं क्या दिया है। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की, निम्नलिखित में से कौन सा उक्त घोषणा से संबंधित नहीं है। मतलब जो चिल्ड्रन के वो होते हैं ना राइट्स बोले हैं इसमें, जो 10 राइट्स होते हैं उसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो उसकी विशिष्ट देखभाल का अधिकार
ऑब्वियसली राइट होना चाहिए, उसको केयर मिलनी चाहिए, चिल्ड्रन को स्नेह और सुरक्षा मतलब प्यार मिलना चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अगर वो पुअर फैमिली से तो उसको निःशुल्क स्टडी भी मिलनी चाहिए। तो ये तो हमारे राइट आंसर हो ही गए, तीनों राइट ऑप्शन हो गए। तो हमारा लास्ट हम बिना पढ़े ही रॉन्ग बोल सकते हैं, सार्वभौमिक नागरिक होने का अधिकार। थोड़ा टफ वर्ड लिखा हुआ है, सार्वभौमिक नागरिक होने का अधिकार, मतलब वी कैन से दैट यूनिवर्सल, ठीक है, उसे यूनिवर्सल होने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए खुद की नेशनलिटी मिलनी चाहिए उसे, ना कि यूनिवर्सल होने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे तीनों तो राइट है, तो हमारा जो रह गया वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल द जीन्स इन द ह्यूमन बॉडी विद द फोकस ऑन देयर इंट्रैक्शन। हमें आगे पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन, इसमें बस इतना ही पढ़ना है, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द जीन्स। जो जीन्स है उसके फंक्शन की स्टडी, हम सिंपल सा है, जो जीनोमिक्स है उसको बोलेंगे। जीन आ रहा है, जीनोमिक्स आ रहा है, बिल्कुल सिमिलियर वर्ड है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है अदर ऑप्शन। कार्डियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हार्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ आई, ओडोंटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, फंक्शन ऑफ ईयर। ओके, तो हमें अदर्स ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सिमिलियर वर्ड मिल रहा है हमें। जीन्स का फंक्शन की स्टडीज है जीनोमिक्स, कार्डियोलॉजी आपको पता ही है हार्ट का होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी आई से रिलेटेड होता है, ओडेंटोलॉजी आपका ईयर से रिलेटेड होता है। अदर ऑप्शन भी नहीं हो सकते, कैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेजेंटा आफ्टर बर्थ इज टेम्पररी ऑर्गन ऑफ फीटल न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। सभी को पता है जो हमारा प्लेजेंटा होता है किसके लिए टेम्पररी ऑर्गन होता है, तो ये क्या करता है, O2 CO2 का एक्सचेंज करता है, क्या करता है, O2 CO2 का एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो हमारा फिटस होता है उसको। बट आफ्टर जो बर्थ होगा तब तो नहीं करेगा, क्योंकि टेम्पररी होता है, ऐसा तो नहीं है हमेशा बच्चा अपने साथ प्लेजेंटा लेके ही चलेगा और वो उसी से ही सांस लेगा, ओनली गेस्टेशन टाइम ही तो लेता है। तो सिंपल सा बात है, रिस्पायरेशन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि प्लेजेंटा क्या करता है, O2 CO2 का एक्सचेंज करता है। ओके, सो राइट आंसर 3। Next option, sorry, 4. There are 4 phases of the human sexual response. Which of the following is not one of them? ये हम हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पे, कि हो सकता है स्टूडेंट्स को इसके बारे में राइट आंसर नहीं पता हो। तो हमारी फेज पूछे हैं, जो फेज होती हैं 4 फेज होती हैं ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स की, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 फेज होती हैं, तो इसमें कौन सी नहीं होती है ये पूछा है। तो मैं आपको फेस बता देती हूँ कौन कौन सी होती है। फर्स्ट आपकी, जो कभी अगर सीक्वेंस में पूछ लेते हैं तो आप राइट आंसर नेक्स्ट टाइम करके आए, इसलिए। और ऐसे ही हम आपके लिए UPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि आप वो एग्ज़ाम नहीं बोले कि वो हार्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, एक्साइटमेंट फर्स्ट होता है, जो 4 फेज होती है उसमें से। सेकंड होता है आपकी प्लेट्यू, सेकंड होता है, ठीक है। थर्ड होता है जो थर्ड आपका होता है वो होता है ऑर्गेज्म, इसमें ऑप्शन में नहीं है, थर्ड होता है आपका ऑर्गेज्म, ठीक है, इज अ थर्ड फेज। और फोर्थ जो होता है वो होता है रिजोल्यूशन, ठीक है, फोर्थ क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। तो इसमें आपकी ये 4 फेज हो गई कंप्लीट। फोर्थ कौन सा होता है आपका, ऑर्गेज्म होता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं होता है। ओके, तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the 9th day after fertilization, a cavity called is the form in the blastocyst. Blastocyst is एक फ्लोटिंग पार्टिकल्स होता है। ओके, तो आपकी 3 कैविटी होती हैं, एमनियन, कॉर्नियन, योक्सैक। एमनियन क्या है, जो आपका एम्ब्रियो है, उसकी जो अंदर की लेयर होती है इज एमनियन, इंटरनल लेयर। जो बाहर की लेयर होती है वो क्या होती है, कोरियन होती है, ठीक है, इज अ कोरियन। इंटरनल लेयर आपकी एमनियन होती है, बाहर की लेयर कोरियन होती है एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो कब बनता है, हम 8 वीक के लाइफ जो होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या पूछा है, 9th डे, सिंपल सी बात है, जर्म लेयर तो एक लेयर है आपकी उसमें, तो राइट आंसर क्या होगा, यॉक्सैक। ओके, आर डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्लान
आर डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, नर्सिंग प्लान को हम क्या बोलते हैं? एज ए आर डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स? हो सकता है, ठीक है, ये भी हार्ड क्वेश्चन में हम ले सकते हैं, मोस्टली एग्जाम या बुक्स में नहीं दिया हुआ है और कि फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कौन है। तो हमारा राइट आंसर इसमें सोरांस एफिसियस होगा, ये हमारे फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक है। ठीक है, ये पेपर आपको एक बार और अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपके यूपीपीएससी का जो नेक्स्ट एग्जाम है उसको उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, देयर आर द फीटल सर्कुलेशन शंट। कितने शंट होते हैं? 3 शंट होते हैं, सबको ही पता है, फीटल सर्कुलेशन पढ़ा होगा, उसमें साफ दिया है। डक्टस आर्टियोसिस इज द फर्स्ट शंट, नेक्स्ट वन इज ए फोरामेन ओवल और डक्टस वीनोसिस इज थर्ड शंट। ठीक है, 3 शंट होते हैं, डक्टस आर्टियोसिस, फोरामेन ओवल, डक्टस वीनोसिस। ठीक है, ये क्या है? हमारे 3 शंट है। नेक्स्ट मेडिकल सर्जिकल से है, ए रप्चर एओर्टिक एन्यूरिज्म दैट रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी इज इमरजेंसी कंडीशन। ये क्या है? इमरजेंसी कंडीशन है, तो क्या होगी? इमीडिएट सर्जरी होगी। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है? उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, रप्चर एओर्टिक एन्यूरिज्म दैट रिक्वायर द इमीडिएट सर्जरी। ऐसे ही आपका जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिसाइटिस, उसका रप्चर हो जाना, वो भी इमीडिएट सर्जरी में आती है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं तो वो भी क्या आ जाता है? इमीडिएट सर्जरी में आता है। ठीक है, अपेंडिक्स का रप्चर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नर्सिंग स्टूडेंट्स को सबको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स जितने भी हैं सबको अच्छे से पता होगा कि जो ड्यूडेनियम है, इलियम है, जिजानियम है, जेजुनम है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ड्यूडेनियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है? फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनियम का, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम क्या है? फर्स्ट पार्ट है। ओके, duodenum, jejunum, ileum. Okay, this is small intestine part. Third question, if a patient pain is poorly controlled, which of the following complication may occur? एक पेशेंट है, पेन क्या कर पा रहा है? पुअरली कंट्रोल कर पा रहा है, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा? आराम से सोएगा? आप लोगों को अगर आपने फील किया होगा, अगर पेन होता है, क्या कोई आराम से सो सकता है? नहीं सो सकता। डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड पेन की वजह से डिक्रीज नहीं होती है। ना हाइपर मोबिलिटी ड्यू टू पैनिक, ना हाइपर मोबिलिटी होगी। उसका आपने देखा होगा, आप पेन होता है तो पेशेंट की क्या होता है? इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग करता है, इमोशनल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हम अगर पेशेंट बोल नहीं पा रहा है तो वास स्केल जो होता है उससे भी हम क्या करते हैं? पेन की ग्रेडिंग करते हैं। कैसे करते हैं? उसकी इमोशनल एक्सपीरियंस को देख के। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टर्म दैट इनकैप्सुलेट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, कौन सा स्टेप होगा? पीपल स्किल, टाइम मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट या मेडिसिन मैनेजमेंट? तो मेडिसिन मैनेजमेंट होगा, सिंपल सा बात है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? मेडिसिन मैनेजमेंट करेंगे हम। Next question, which of the following situation would necessitate the nurse washing his or her hand for at least 20 seconds with antimicrobial soap? यहाँ पे antimicrobial soap दिया है। Before preparing medication for a patient के मेडिकेशन प्रिपेयर करने के लिए हमें एंटीमाइक्रोबियल सोप की नीड नहीं होती। ना आफ्टर टेकिंग पेशेंट ब्लड प्रेशर, ना आफ्टर कफिंग हिज हर हैंड, खुद के हैंड से अगर हम कफ कर रहे हैं तो अभी हमें एंटीमाइक्रोबियल सोप की नीड नहीं होती। आफ्टर क्लीनिंग ए ओपन वुंड, अगर हम ओपन वुंड को क्लीन कर रहे हैं तो हमें किसकी नीड होती है? एंटीमाइक्रोबियल सोप की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द पेरी ऑपरेटिव पीरियड इज ऑर्डर इंश्योर द पेशेंट।
ऑप्शन आपके सामने है। फिजियोलॉजिकल, हमें क्या देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द पेरी ऑपरेटिव पीरियड, मतलब ऑपरेशन से पहले हमें क्या देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। तो नो हुम टू कॉन्टैक्ट इफ दे हैव क्वायरी आफ्टर द डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। ठीक है, तो हमारे क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें से इजीली कि ये हमारे राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 dash is and the accumulation of pus that form within a tissue when the body try to fight and the infection। तो जो पस का accumulation है, इस टर्म को एब्सेस बोलते हैं। ठीक है, एब्सेस क्या है, इज accumulation of pus। ये मोस्टली टर्म हम यूज़ करते हैं। एब्सेस का मतलब होता है पस फॉर्मेशन, पस accumulation। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the most common nursing problem expressed by the patient undergoing surgical procedure during the preoperative phase। तो सबको ही पता है, अगर हम ऑपरेशन सर्जरी के लिए किसी पेशेंट को ले जा रहे हैं तो उसे फियर लगता है, फियर ऑफ अननोन, मतलब उसे डर लगता है एक अननोन से। तो उसे नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है, कि कैसे सर्जरी होगी, तो उसे फियर, डर होता है। सिंपल सा बात है, हमारा राइट आंसर 4 होगा। ठीक है, उसे नॉलेज तो नहीं होती ना, वैसे ही नहीं होती। डेफिशिएंट नॉलेज, डेफिशिएंट का क्या मतलब, उसे नॉलेज नहीं होती, उसने थोड़ा ना ऑपरेशन किया है ना, उसका सेंसरी इम्पेयरमेंट क्यों होगा, एंजाइटी, सर्जिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड एंजाइटी क्यों होगी जब उसे सर्जिकल एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 होगा। बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब मुझे ये बताना है आपको कि ये पेपर कहाँ से हार्ड लेवल का है, जिन्होंने दिया है वो भी और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन एक स्टार्ट करेंगे हम ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन से, और थोड़ा जो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं, ये सिमिलर क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हम देखेंगे। थैंक यू फॉर